अब हम लोगों ने क्या देख लिया, बैटल ऑफ प्लाजी हो गया अपना कंप्लीट, है ना, एंड बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया। ठीक है, ये अपना पार्ट 3 है। ठीक है, क्या है ये, पार्ट 3 है किसका, चैप्टर 5 का ही, आईसीएससी हिस्ट्री क्लास 8। चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। तो इन्होंने कहानी कितनी पढ़ी थी, फ्रॉम ट्रेडर्स तक की। अब जो कहानी पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे फ्रॉम ट्रेडर्स से रूलर बनने की कहानी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर इसी टॉपिक से, एंड दैट टॉपिक इज इंक्रीजिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। बाकी 2 पार्ट नहीं देखोगे या नहीं देखे होंगे तो ये पार्ट आपका देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आने वाला भी नहीं है, राइट है ना। सो उसको देख लेना जाके, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, दोनों पार्ट की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 एंड समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया था और कैसे क्या है ब्रिटिश ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया था, राइट। अब देखो यहाँ ध्यान सुनना। जब हम लोग जीत गए, मतलब वो लोग जीत गए प्लासी और बक्सर का युद्ध, उसके बाद क्या है, इनका कंट्रोल आ गया किसके ऊपर, बंगाल के ऊपर। जितने भी फाइनेंशियल कंट्रोल था ऑलरेडी वो इनके पास आ चुका था, किसके पास, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन जो नवाब थे वो अभी भी क्या है, इंडियन ही थे, इंडियन नवाब थे, जो क्या है रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। और एक तरफ क्या थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल था, राइट। भाई सिटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो देश चलाने के लिए या फिर एरिया चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इनके पास बहुत ही लिमिटेड था। ठीक, इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो नवाब है उसके पास केवल और केवल क्या थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन क्या नहीं थी, पावर नहीं थी। ठीक, और जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके पास क्या थी, पावर थी, लेकिन क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इस फॉर्म के गवर्नमेंट को, जिसमें एक के पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर हो लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, और एक के पास क्या है, बिल्कुल पावर है, बहुत ही कम पावर हो और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख सकते हो 2 टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, एक नवाब वाली और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड वाली। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग डुअल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट या फिर डबल गवर्नमेंट। एक ही एरिया में, बंगाल में ही दो दो शासन हो रहे हैं, दो दो लोग शासन कर रहे हो और इस तरीके से शासन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये स्टार्ट हो गया किसमें, बंगाल में, और इससे बहुत ही ज्यादा सफर किसने किया, सिटीजन्स ने, वहां की जनता ने, वहां के सिटीजन्स ने बहुत ज्यादा सफर किया। चाहे फेमाइन हो, चाहे ड्रॉट की कंडीशन हो, ठीक है, या फिर कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही हो, रेंट नहीं हो रही हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, इनको किसी ने भी हेल्प नहीं की। चाहे वो नवाब हो, नवाब तो बहुत ही ज्यादा मजबूर था, उसका पैसे ने कैसे हेल्प करता, और ब्रिटिश क्यों हेल्प करेगी। तो सफरर्स कौन थे यहाँ पर, सिटीजन्स, जिन्होंने क्या है इसकी वजह से डुअल गवर्नमेंट के क्या है कॉन्सिक्वेंस को झेला, राइट। इसके बाद क्या है, जो और ज्यादा सिचुएशन खराब होती है, नवाब थोड़ी बहुत हेल्प कर भी देता था, वो भी खत्म कर दी जाती है, और 1772 में डुअल गवर्नमेंट को क्या है खत्म कर दिया गया, और कंप्लीटली किसके अंडर में कर लिया गया बंगाल को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, राइट, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, हर तरीके से। तो ये क्या है, इस तरीके से इन्होंने कंप्लीटली अपने अंडर करके बंगाल को अपने अंडर कर लिया, और उसके बाद एक नए गवर्नर जनरल बन के आए यूरोप से, और उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। उनका नाम क्या था, वैरन हेस्टिंग्स। क्या नाम था, वैरन हेस्टिंग्स। और इन्होंने क्या है और ज्यादा एक्सपेंड करने की पॉलिसी अपनाई, किसको, इंडिया के अंदर, राइट। तो ये होती है शुरुआत इनकी, किस तरीके से लोग एक्सपेंड कर रहे हैं और किस तरीके से इनकी अब नीतियां स्टेब्लिश होंगी, और कैसे इन्होंने क्या है परेशान करना क्या है स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के एरिया में। देखो, अगर हम लोग इंडिया के मैप की बात करें, किसकी बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अपना जो इंडिया है वो
इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक। और इस तरीके से ये ऐसे आप ये, तो ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ये है अपना नॉर्थ इंडिया और ये है अपना साउथ इंडिया। तो अभी तक जो घटनाएं हो रही थी कहाँ पे, बंगाल वाला ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये लोग क्या है हरकत दे रहे थे, इन्होंने क्या है कम्प्लीटली कैप्चर भी कर लिया बंगाल बिहार उड़ीसा वाला एरिया, राइट। अब ये कहाँ जाएंगे, इन्होंने सोचा कि पूरा जब इंडिया पे कंट्रोल करना है इसका मतलब हमें साउथ साइड भी कंट्रोल करना है, कंट्रोल स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तब यहाँ पर दो पावर्स थी उस समय की, एक था मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान, और एक थे मराठास, ठीक है। मराठास यहाँ महाराष्ट्र टाइप एरिया वाले जगह पे रह रहे थे, और ये थे मैसूर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, साउथ साइड। अब क्या है यहाँ पर जाके क्या है कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे जाके क्या है अपनी कहानी को शुरुआत करेंगे, वही एक्सपेंशन वाली पॉलिसी को क्या है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करेंगे हम लोग क्या है इन कुछ पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करेंगे किसकी, मैसूर की। और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को कि किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंड किया मैसूर पर, और फिर किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंड किया मराठास पर, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस टॉपिक की। फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैसूर की कहानी, किस तरीके से मैसूर में हुआ था और किस तरीके से ये एक अलार्म सिचुएशन थी बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिशर्स। देखिए, जब मतलब ये प्रॉब्लम अराइज हुई उस समय क्या है, ये मैसूर पर शासन कौन कर रहे थे, हैदर अली। ये बहुत ही ब्रेव पर्सन थे, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे थे अपने पर्टिकुलर एरिया को। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या है कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहते थे, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसी इनकी ग्रीड ने या फिर इसकी क्या है कि एम्बिशन ने क्या है बहुत सारी सिचुएशंस क्या है ऐसी क्रिएट की जो क्रिएट क्या है टाली जा सकती थी, ठीक। फिर मैसूर और में जो शासन कर रहे थे वो थे हैदर अली। इसका शासन किया था मैसूर ने, इनके बेटे ने, इसका नाम क्या था, टीपू सुल्तान, राइट। जब मतलब बहुत बेकार सिचुएशन हुई और नहीं समझे तो इनके बीच में क्या होते हैं, वॉर होते हैं, और लगभग 4 वॉर होते हैं, ठीक है। उन वॉर को जाना जाता है किस नाम से, एंग्लो मैसूर वॉर। किस नेम से, एंग्लो मैसूर वॉर। लगभग ये 4 वॉर होते हैं, और इन 4 वॉर में क्या है, मतलब फर्स्ट वाले वॉर में तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, और सेकंड वाले जो वॉर है उसमें क्या है हैदर अली की क्या है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हैदर अली क्या है हार जाते हैं, और एक तरीके से क्या है ये मर जाते हैं, ठीक, डेथ हो जाती है इनकी। फिर थर्ड वॉर में भी कुछ मतलब ऐसा रिजल्ट नहीं निकलता है, लेकिन काफी एक बहुत ही ज्यादा एक बेकार ट्रीटी साइन करनी पड़ती है टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ। और फोर्थ वॉर बहुत ही बेकार होता है जिसमें क्या है हरा दिए जाते हैं, डिफीट हो जाती है, और इस तरीके से क्या है मैसूर को क्या है कैप्चर कर लेते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वॉर है वो आपका एक वॉर है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसने क्या है डिफीट कर दिया था टीपू सुल्तान को। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1799 में, ठीक है ना। तो इस कहानी को क्या है आपको याद रख लेना है, थोड़ी छोटी सी कहानी थी। मैसूर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मराठास। क्या है मराठास, मराठास कहाँ थे, मराठास मेनली महाराष्ट्र वाले एरिया में रहते थे, और महाराष्ट्र वाले एरिया में क्या है ये बहुत सारे टैक्स वगैरह वसूल करके क्या है अपना काम चलाते थे, और ये मतलब काफी पावरफुल भी थे उस एरिया में। इन्होंने क्या है धीरे धीरे क्या है अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश की, और फिर जो सबसे ज्यादा जो मतलब आप कह सकते हो मतलब बहुत ही बेकार सिचुएशन जो कब अराइज हुई है अभी तक के जितने ये वॉर है वो हुई है मराठास और अंग्रेजों के बीच में, ठीक। मराठास और अंग्रेजों के बीच में कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, लगभग इनके बीच में होंगे 3 वॉर। कितने वॉर, 3 वॉर इनके बीच में होंगे। और मराठास में एक इम्पॉर्टेंट पद होता था जिसका नाम क्या था, पेशवा। क्या नाम था, पेशवा, ठीक है। जब पेशवा में क्या है इन्होंने मतलब एक बार क्या होता है 1775 का टाइम है, और लगभग इनके मिडिल ऑफ द टाइम की बात करते हैं हम लोग तो 82 तक बात ये आप टाइम मान सकते हैं। तो इसके बीच में क्या एक घटना थी, उस घटना में क्या हुआ कि मतलब ये वॉर स्टार्ट होता है इनके बीच में, जिसको हम लोग पहला वॉर बोलते हैं, जिसको वो आप कह सकते हो वॉर ऑफ सक्सेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, वॉर ऑफ सक्सेशन।
इसमें क्या है मतलब आपस में ही मराठास में थोड़ी सी मतलब अनबन हो जाती है, और एक जो मतलब इनके रघुनाथ राव हैं वो हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं किससे, ब्रिटिशर्स से। जब हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं तो ब्रिटिशर्स तो इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि कभी कैसे ये आए हमारे पास और फिर हम अपना तेलम स्टार्ट करें। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, और इस तरीके से क्या है इनके बीच में वॉर होता है। कोई रिजल्ट तो नहीं निकलता, लेकिन यहीं से क्या है लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉर है वो है इनका थर्ड वाला वॉर, जो मराठास के बीच में होता है और अपने तरीके से हार जाते हैं। ठीक है, इतनी बुरी तरीके से हारते हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मारे जाते हैं मराठास। और ये डिसाइड हो जाता है कि अब कोई राजा बने या ना बने अपने देश का, इंडिया का, लेकिन मराठा तो राजा नहीं बनने वाले। वैसे युद्ध ये डिसाइड करता है कि कौन राजा बनेगा, लेकिन जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है उसने ये डिसाइड किया कि कौन राजा नहीं बनेगा। राइट। तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कैप्चर किया था किसको, मराठास को और मैसूर को, और अपने एरिया को क्या है एक्सपेंड करते रहे। इसके बाद आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है ब्रिटिश पॉलिसीज। कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जो युद्ध से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और उन पॉलिसीज ने किस तरीके से बिना युद्ध लड़े, विदाउट एनी वॉर, मतलब कोई वॉर नहीं लड़ा गया, और बहुत बड़े एरिया को क्या है कैप्चर किया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या है अपना एक्सपेंड करवाया था एरिया को। ठीक है, तो उन पॉलिसी में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है अपना सब्सिडरी अलायंस। क्या नाम आता है, सब्सिडरी अलायंस। और दूसरा जो पॉलिसी का नाम आता है वो पॉलिसी का नाम आता है अपना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो ये दो ऐसी पॉलिसी हैं जिन्होंने बिना एक भी परसेंट खून गिराए या फिर लड़ाई झगड़ा किए बहुत ही बड़े एरिया को क्या है कैप्चर कर लिया था, किसने, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इन दोनों पॉलिसी को हम समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं किस तरीके से क्या है इन्होंने इन दोनों पॉलिसीज के द्वारा। उसके बाद एक और पॉलिसी थी इनकी जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर में, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इस पॉलिसी के द्वारा भी इन्होंने बहुत ही बड़े एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, और आप कह सकते हो ये लास्ट वाली जो पॉलिसी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है इंडिया में इनके सक्सेस में भी। ठीक है, सो हम लोग जब पढ़ेंगे रीजन के क्या क्या इनके रीजन थे ब्रिटिश के सक्सेस होने के लिए इंडिया में, उसमें देखेंगे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। सो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग पहली पॉलिसी से। अंदर पॉलिसी का नेम क्या है, सब्सिडियरी अलायंस। फिर देखेंगे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और फिर देखेंगे रीजंस कौन कौन से थे ब्रिटिशर्स में जो सक्सेस मिली इनको इंडिया में। उसके बाद अपना ये चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग विद द पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि क्या है सब्सिडियरी अलायंस और किस तरीके से इसने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट और रोल प्ले किया इनके एम्पायर में एक्सपेंडिशन में या इनके एरिया को बढ़ाने में। सबसे पहले जान लो कि ये कौन लेके आया था। तो एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था, लॉर्ड वेलेस्ली। सो लॉर्ड वेलेस्ली इनके गवर्नर का नेम था जो कि ये लेके आए थे, और इन्होंने क्या है इस जो अलायंस को क्या है नाम दिया था, क्या नाम है, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सो इसके सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि इस अलायंस में था क्या, क्या क्या इन्होंने शर्तें रखी थी, किस तरीके से क्या है ये काम किया, और किस तरीके से बिना लड़ाई लड़े बहुत ही बड़े एम्पायर को क्या है इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि इसमें रूलर्स की कोई भी खुद की आर्मी नहीं होती। जो भी रूल कर रहे हैं मतलब हमारे अदर देन द ब्रिटिश पीपल्स इंडिया में, उनकी कोई भी अपनी आर्मी नहीं होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जितने भी मतलब रेजिडेंट हैं, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स होते थे इनका नाम क्या होता था, रेजिडेंट। याद रखना है, ब्रिटिश ऑफिसर का नेम क्या है, रेजिडेंट। तो ये क्या है कहाँ रहेंगे, रूलर के कोर्ट में रहेंगे, रूलर के कोर्ट में रहेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी ऑफिसर हैं, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी अदर यूरोपियन ऑफिसर्स हैं, उनको ये परमिशन नहीं होगी कि वो कोर्ट में जाकर क्या है रहे। ठीक, ये दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि जो भी ब्रिटिश फोर्स है वो कौन रखेंगे, यही लोग रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक,
जो किसकी प्रोटेक्शन के लिए होगी? रूलर्स की प्रोटेक्शन के लिए। और उसका खर्चा, उसको पे, उसको मेंटेन करने का काम कौन करेंगे? रूलर ही करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि रूलर मतलब अपनी जो एरिया है उसको किसी को भी क्या है वो मतलब कोई और कैप्चर नहीं करेगा उसको, ना ही किसी और यूरोपियन कंट्री से क्या है वो फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सब्सिडियरी अलायंस के थे, और जो ये नहीं मानेगा उस पर क्या है ये लोग अटैक करेंगे। कौन? गवर्नर जनरल, जो ये भी रूलर्स थे। तो मतलब मोस्टली जो लोग हैं इन्होंने क्या है इसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी इन केस ऑफ ब्रिटिशर्स के एरिया वाइज एक्सपेंडिशंस के लिए। ठीक है। बहुत से ऐसे, सबसे पहले जो इन्होंने साइन की थी ट्रीटी, इसको उसको वो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो इन्होंने माना था इस ट्रीटी को। उसके बाद फिर बहुत से और भी ऐसे एरिया इन्होंने क्या है सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू अपने आप को जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अंडर क्या है डिपेंडेंट बना दिया। अभी तक क्या है ये इंडिपेंडेंट रूलर थे, जो रूलर्स थे, लेकिन जैसे इन्होंने ये वाली पॉलिसी मानी, ये क्या है डिपेंडेंट हो गए किसके लिए? हर चीज के लिए, आर्मी के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए, और इन पर क्या तरीके से नजर भी रखी आने लगी, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस पॉलिसी को हम लोग सिंपल शॉर्ट टर्म में समझाया हमने, क्या बोलते हैं इसको? सब्सिडियरी अलायंस बोलते हैं। इसका फायदा क्या मिला ब्रिटिशर्स को? बहुत ज्यादा फायदा मिला। सबसे पहले तो उनको इतनी बड़ी आर्मी वो रख सकते थे, लेकिन एक भी बिना कोई भी एक रुपए लगाए, क्योंकि पूरा खर्चा कौन दे रही थी? रूलर दे रहा था। तो उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा मिला इससे। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी लार्ज आर्मी रखी उन्होंने, बहुत बड़ी आर्मी रखी, लेकिन पूरा खर्चा किसे दिलवाया? रूलर से दिलवाया। तो फाइनेंशियली बहुत हेल्प, उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। इसके साथ साथ उन्होंने इनडायरेक्टली कंट्रोल किया। इनडायरेक्टली कंट्रोल किया किस पर? डिफेंस सिस्टम पर। ठीक है। इसके साथ साथ फॉरेन अफेयर्स पर, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि आप किसी और के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब है आप किसी और से कॉन्टेक्ट ही रखेंगे हमारे अलावा। तो उन्होंने इनडायरेक्टली डिफेंस सिस्टम पे भी कंट्रोल रखा, और इनडायरेक्टली फॉरेन अफेयर्स को भी क्या है कंट्रोल करके रखा हर रूलर के। ठीक है। इसके साथ साथ जो रेजिडेंट जो रहता था, वो एक एक खबर देता था कि क्या चल रहा है पर्टिकुलर एरिया में, और ये इंटरनल अफेयर में भी क्या है इंटरफेयर कभी कभी कर जाता है, जब भी कंपनी का भला हो रहा होता। तो ये क्या है आप कह सकते हो अल्टीमेटली, मतलब ये सिर्फ कहने के लिए था कि मतलब हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, हमारी आर्मी लड़ेगी आपके लिए। और ये वो अल्टीमेटली गोल यही था कि हम इन सबको अपने अंडर कर सके। ठीक है। और अल्टीमेटली बिना लड़ाई लड़े हम एक पर्टिकुलर एरिया को क्या है कैप्चर कर सके। वही पपट वाला, याद है ना, पपेट नवाब जो बनाए थे बंगाल में। बस ये नाम नहीं दिया उन्होंने पपेट नवाब, और बाकी पूरा काम पपेट वाला ही था, उससे ज्यादा ही था उनकी, क्योंकि फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हो गए थे, मिलिट्री वाइज डिपेंडेंस थी, डिफेंस वाइज डिपेंडेंट थी, फॉरेन अफेयर्स वाइज डिपेंडेंट थी। आपके इंटरनल मैटर तक में इंटरफेयर कर रहे तो आप कहाँ से इंडिपेंडेंट थे? राइट। इसीलिए ये पॉलिसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, इसको याद रखना। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट पॉलिसी है उसको और समझ लीजिए, और वो पॉलिसी है अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। ये तो मतलब ऐसी पॉलिसी है कि इससे ज्यादा एक्सपेंशन किसी भी और पॉलिसी के थ्रू हुआ ही नहीं। ठीक है। इसने तो मतलब इतना चालू इंसान था जो ये पॉलिसी लेके आया, और कौन था वो? डलहौजी। लॉर्ड तो इनके आगे लगाना ही नहीं चाहिए, इनको सिर्फ बोलो डलहौजी। ठीक है। ये लेके आया पॉलिसी, और इसने एक पॉलिसी का नाम दिया, इसका नाम क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। इसने क्या बोला कि मतलब कोई भी ऐसा रूलर हो, कोई भी ऐसा रूलर हो जिसका कोई नेचुरल हायर नहीं है। क्या है? जिसका कोई नेचुरल हायर नहीं, मतलब जैसे कोई नेचुरल या फिर सन नहीं है, तो वो शासन नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी एडॉप्टेड सन या फिर गोद लिया हुआ जो सन है वो क्या है राजा नहीं बन सकता। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये नहीं कर पाएगा, और उसका एरिया किसके अंडर आ जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। मतलब ये तो बिल्कुल मतलब इन्होंने पूरा दिखा दिया कि हम तो बहुत ही बड़े वाले
क्या ही कहें इनके बारे में। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि मतलब इन्होंने क्या वो सिंपल सी लाइन लिख दी कि जिसका कोई नेचुरल हायर नहीं है और जो कोई एडॉप्टेड सन है जिनका, वो राजा नहीं बन सकते, उनका एरिया कौन ले लेंगे, ब्रिटिशर्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया गया, पर उस समय क्या है, जो मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका था ब्रिटिशर्स का कि कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, बहुत से एरिया इसके जगह कैप्चर किए गए, जैसे कि सतारा, झांसी, ठीक है, नागपुर, ठीक है, संभलपुर, ये सारे क्या है, इससे क्या है इन्होंने कैप्चर की और अपने क्या है एम्पायर को बढ़ाया। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है, ये दो ऐसी पॉलिसीज थी जिनके थ्रू क्या है इन्होंने अपने अपने एरिया को वो क्या कहते हैं हम लोग एक्सपेंड किया। और इसके साथ साथ पंजाब में भी इन्होंने ऐसे ही किए, दो दो युद्ध लड़े, एंग्लो सिख वॉर जिन्हें कहते हैं हम लोग फर्स्ट और सेकंड, और उस तरीके से पंजाब को भी क्या है इन्होंने 1849 में एनेक्स्ट कर लिया। सो हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, बिल्कुल मतलब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। बाकी ये रीजन क्या थे ब्रिटिश सक्सेस के, सो सबसे पहले तो मतलब इन्होंने देख लिया था कि डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपना के हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लाजी के टाइम किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है यूनिटी नहीं है लोगों में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देखा कि ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, क्या है पहला तो क्या है इन्होंने डिवाइड एंड रूल, उन्होंने देख लिया कि मतलब यहाँ पर जितने भी रूलर्स हैं उनको आराम से इजीली हम लोग क्या है अपने साइड कर सकते हैं बाय गिविंग सम मनी और कुछ भी एडवांटेज के थ्रू। तो ये इनकी रीजन बनी सक्सेस के लिए। ठीक है, और ये इन्होंने काम भी किया था बैटल ऑफ प्लाजी में। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी बार ऐसा काम किया मैसूर वॉर में भी और मराठास वॉर में भी। जो मराठा वॉर हुए थे वो हुए थे किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में, जिसमें मराठास क्या है हार गए थे। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। इसके बाद क्या है इनको पता चल गया कि इनकी जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा पुअरली ट्रेंड है। ठीक, और तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, उन्होंने काफी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी इनके आर्मी के इनके पास, जिसके थ्रू भी क्या है इन्होंने हराया, ये भी इम्पोर्टेंट रीजन था इनके सक्सेस में। इसके साथ साथ क्या है ना, देखा कि बहुत से लोग क्या है लॉयल नहीं है यहाँ पर, आसानी से क्या है खरीदा जा सकता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बना। सबसे ज्यादा जो इनकी सक्सेस में इम्पोर्टेंस रही या मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो रहा इनकी नेवी का, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग नेवी थी और स्ट्रॉन्ग नेवी है मतलब इनके सारे सी कोस्ट या सी पोर्ट क्या है इनके अंडर थे। ठीक है, तो यहाँ से इनको एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एडवांटेज मिला। ठीक, और इसके साथ साथ जो इंडियंस थे वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड भी थे उस समय, तो इसका भी क्या है इन्हें बेनिफिट मिला। तो कई सारे फैक्टर आके मिले और इस तरीके से क्या है ब्रिटिशर्स ने सक्सेस रेट को बढ़ाया और अल्टीमेटली किंग के रूप में क्या है आगे सामने हुए, 200 साल तक लगभग शासन लिया। ठीक, तो यहाँ हमने चैप्टर को कंप्लीट किया एंड आई होप आपने समझा होगा इस चैप्टर को तरीके से। सो आराम से पढ़िएगा एंड कंप्लीट करना है इसको इजीली। ओके, थैंक यू।